तो ये हम लोगों ने लिखा अभी 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओरिजिनली इसमें 11 चैप्टर्स थे। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो था 266 था। इसमें एक शेड्यूल भी है। ठीक है। तो अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जिसमें हम लोग एक जो हिस्सा है, जो फर्स्ट पार्ट हम लोग जो है उसको हम लोग कह सकते हैं जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। एक तो ये हो गया। दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं इसके लिए बताऊं कि इसमें कौन सा सेक्शन आता है, तो यहाँ पर सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक का जो मामला है वो जनरल प्रिंसिपल को डील करता है। और इसमें अगर हम बात करें तो सेक्शन 124 से लेकर के सेक्शन 238 238 तक जो मामला है वो आपका डील करता है स्पेसिफिक टाइप से। और एक बात अब यहाँ पर आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो टोटल 11 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नंबर अगर 1 की बात करेंगे तो इसमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक का पार्ट डील होता है। चैप्टर 2 की बात करेंगे तो सेक्शन 10 से लेकर के सेक्शन 30 तक का पार्ट कवर होता है। 3 की बात करेंगे चैप्टर 3 की, तो चैप्टर 3 में सेक्शन 31 से लेकर के सेक्शन 36 तक होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे चैप्टर 4 में, तो चैप्टर 4 आप जाओगे तो सेक्शन 37 से शुरू होकर के सेक्शन 67 तक ये कवर होगा। उसके बाद नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में अगर हम जाएंगे तो चैप्टर 5 में हमारा डील होता है सिर्फ चैप्टर 5 और सेक्शन 68 से 72 तक। 6 में आप जाओगे चैप्टर 6, तो सेक्शन 73 से सेक्शन 75। इसके बाद 7 में आओगे आप तो चैप्टर 7 से सेक्शन 76 से लेकर के 123। इसके अलावा चैप्टर 8 में आप आओगे तो सेक्शन 124 से शुरू होकर कहानी 147 तक जाती है। ठीक। नाउ उसके अलावा चैप्टर 9 में आप जाओगे तो सेक्शन 148 से 181 181 तक मामला आता है। चैप्टर 10 में आप जाओगे तो चैप्टर 10 यहाँ लिख देते हैं, सेक्शन 182 से 238 तक जाओगे आप। और 11 लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 11, उसमें आप सेक्शन 239 से सेक्शन 266 तक मामला जाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो चैप्टर नंबर 11 है, मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर जो 11 है, सेक्शन 239 से लेकर के 266 तक, ये हमारा ख़त्म हो चुका है, ये हमारा रिपील्ड हो चुका है। ये रिपील्ड हो चुका है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 और सेक्शन 76 से 123 तक ये भी हमारा रिपील्ड हो चुका है। अब ये दोनों जो रिपील्ड हो गया, तो ये रिपील्ड होकर के पहले बना सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, और ये बन गया रिपील्ड होकर के पार्टनरशिप एक्ट। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ पार्टनरशिप एक्ट। ओके, ये हो गया हमारा 1932 का। चलिए, अब इसके आगे एक पार्ट और जान लेते हैं साथ के साथ कि जो हमारा एक्ट है, इस एक्ट में आपको एक्ट नंबर जो मिलता है वो है 9 ऑफ 1872। एक्ट नंबर है 9 ऑफ 1872।
गवर्नर जनरल की जो एसेंट की डेट है, एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल, जी मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, तो वो है 25 अप्रैल 1872, 25 अप्रैल 1872। ये पार्ट भी हम लोगों ने फिनिश कर दिया। अब हमें इसमें बेसिकली समझना क्या है, देखिए, अगर मैं कहूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को किस पर्पस के लिए बनाया गया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तीन शब्द बहुत क्लियर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये जो 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें सबसे बड़ा जो टर्म हमारे लिए है वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट को डील करने के लिए बनाया गया बेसिकली। यहाँ पर जब आप प्रियम्बल आप डिस्कस करोगे तो प्रियम्बल साफ साफ कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को डील करेंगे, सर्टेन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड करने के पर्पज से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम बना रहे हैं या इसको इनैक्ट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक जान लीजिए, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ 4 से 5 एक्ट जो हैं वो साथ के साथ चलते हैं इसके साथ। उसमें सबसे पहला नाम आता है पार्टनरशिप एक्ट, जो मैंने आपको इसमें से बताया, दो तो आपको नाम याद रहेगा, पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, चौथा ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ट्रस्ट एक्ट 1882, इसके अलावा लास्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 एक्ट जो हैं ऐसे एक्ट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ पढ़े जाते हैं या मिलाए, इसको मिला के पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट समझिए, अभी रिसेंटली अमित शाह जी ने क्या किया था, 2019 में एक एक्ट पास किया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो हमारा सो कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जम्मू कश्मीर पर भी होने लगी और ये भारत के हर एक हिस्से पर होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि होल ऑफ इंडिया यहाँ लिख दिया गया है। तो जब होल ऑफ इंडिया में जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक फिफ्थ शेड्यूल है। फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, और ये जो फिफ्थ शेड्यूल है, इसी फिफ्थ शेड्यूल में एक टेबल 1 है, टेबल नंबर 1, जो टेबल 1 है, और इसी टेबल 1 में आपको आइटम नंबर या यूं कहिए सीरियल नंबर 42 पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको मेंशन मिल जाएगा, जो ये क्लियर करता है कि ये एक्ट जो है पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। अब याद रखिएगा कि इतना पुराना कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 2025 के आने के बाद भी अभी तक लागू चल रहा है, इतना पुराना कानून। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ये कहता है कि भाई कोई भी ऐसा कानून जो भारत के रिपब्लिक होने के ठीक पहले, यानी हमारा 26 जनवरी 1950 के पहले का कोई भी अगर कानून है, तो वो एज इट इज इंडिया पर अप्लीकेबल होगा और उसका हर एक हिस्सा एप्लीकेबल होगा। यदि कोई उसका पार्ट अगर फंडामेंटल राइट्स के किसी प्रोविजन का वायोलेशन करता है, तो वहां तक का पार्ट इनकंसिस्टेंट होगा, वॉइड होगा, शून्य होगा, बाकी सारे के सारे पार्ट एज इट इज एप्लीकेबल होते रहेंगे। अगर हम कमेंसमेंट की बात करें, तो कमेंसमेंट कहिए या इसके लागू होने की बात कहें, तो भाई बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। ये 1 सितंबर 1872 को ही लागू कर दिया गया था। यानी जब आप मान के चलिए भगत सिंह वाली बात होती है, सुखदेव राजगुरु वाली बात होती है, उन समय के ज़माने की बात हो रही है, गांधी जी के ज़माने की बात हो रही है, उस समय ये लागू हो गया था।
इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एक्चुअली डेफिनेशन तो नहीं दिया है इन्होंने, इन्होंने इंटरप्रिटेशन क्लॉज लिख दिया है, तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज यहाँ पर मेंशन किया है, और ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 2 में मेंशन किया है। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑब्लिक इंटरप्रिटेशन क्लॉज मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टर्म है। सबसे पहला प्रोपोजल, प्रोपोजल का यहाँ पर सेक्शन 2A, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा यहाँ पर जो आता है वो है प्रॉमिस, प्रॉमिस, दिस इज अंडर सेक्शन 2B। इसके बाद तीसरा जो आता है वो है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, दिस इज अंडर सेक्शन 2C। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर आएगा कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का जो पार्ट है वो आपको मेंशन होता है सेक्शन 2D में। फिफ्थ नंबर दैट इज अग्रीमेंट, agreement, agreement is mentioned under section 2E, okay। सिक्स्थ, अग्रीमेंट के बाद रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मैं पार्ट अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिस्कस कर ही रहा हूँ, ये मेंस में भी काम आएगा। बट अगर इसके और इन डेप्थ अगर जाना चाहेंगे आप, एकदम कहते हैं ना कि पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड सेक्शंस का पूरा कंप्लीट इंटरप्रिटेशन, तो उसके वीडियोज अवेलेबल है, वो आप चाहें तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके मांग सकते हैं, ठीक है। नाउ लाइफ टाइम जो है ना आपको पेन ड्राइव के थ्रू आपको मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बाद वाइड अग्रीमेंट, वाइड अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आता है 2G, एफ के बाद सेक्शन 2G। इसमें देखिएगा 2C 2D 2E, 2E में अग्रीमेंट है, ठीक है, 2F में रेसिप्रोकल प्रोमिसेज है, और 2G में हमारा वाइड अग्रीमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट आठवां नंबर, वाइड अग्रीमेंट के बाद सबको याद है कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एकदम रटा हुआ रहता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I, और 10वां हो गया कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, एंड दिस इज अंडर सेक्शन 2I के बाद J। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिसका आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि कौन कहाँ पर डिफाइंड है। चलिए वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे कि भैया बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट की जब कुछ अगर हम बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन आपको 2H में मिलेगा, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने क्लियर कहा कि एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ is contract. Now see, enforceable by law, मतलब हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि हर एक अग्रीमेंट जो है इन्फोर्सिएबल नहीं होता है। इसका मतलब अग्रीमेंट भी दो तरह का होता है, एक अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है और दूसरा अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है। तो सपोज कीजिए मैं दोस्तों के साथ ऐसी मस्ती मजाक कर रहा हूँ, अपने घर के लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अग्रीमेंट कर रहा हूँ, तो वो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। जहाँ पर सोशल रिलेशंस होता है, फैमिली रिलेशंस होता है, वहाँ पर वो अग्रीमेंट कभी भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। कोई ऐसा अग्रीमेंट जो लीगल इंटेंशन से किया गया, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के शॉप में जाता हूँ, किसी शोरूम में जाता हूँ, कहता हूँ कि भाई मेरे को स्कूटी खरीदनी है, मेरे को फोर व्हीलर खरीदना है,
ठीक है, कहेगा ठीक है आप स्कूटी ले जा सकते हो, अग्रीमेंट करेगा वो मेरे से। तो अग्रीमेंट इज नथिंग बट इट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अब उसमें भी सारी चीज़ें आती हैं कि मैं उसको ऑफर करूंगा, वो एक्सेप्ट करेगा, फिर क्रॉस ऑफर जो भी है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे लिए काम की बात क्या है, सेक्शन 2H कहता है एन अग्रीमेंट इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्फोर्सिएबिलिटी होना चाहिए, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। नाउ इसमें एक बहुत बड़े आप ये कह सकते हैं कि स्कॉलर पर्सन है जिनका नाम है एंसन। एंसन का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट इन एन एक्शनेबल प्रॉमिस और प्रोमिसेस। इनके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या था, तो इनके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट इन एन एक्शनेबल प्रॉमिस और प्रोमिसेस, प्रॉमिस और प्रोमिसेस। एक तो यहां पर पार्ट आ गया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए म्यूचुअलिटी और मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है। तो सीधा समझिए कि भाई प्रॉमिस, प्रपोजल, ये सब का झंझट क्या है, इसका चक्कर क्या है। देखिए पहले, सबसे पहले क्या होता है, हम एक प्रपोजल रखते हैं, प्रपोजल। अब मैंने आपको एक प्रपोजल दिया कि मेरे पास एक प्रपोजल है। जब ये प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तब ये प्रपोजल क्या बन जाता है, प्रॉमिस। आपने एक्सेप्ट कर लिया तब ये प्रॉमिस हो गया, वचन हो गया। और हर एक जो प्रॉमिस होता है, एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कंसीडरेशन, पैसे की बात होती है, कंसीडरेशन, प्रॉमिस तो हम करेंगे, वचन तो देते हैं, लेकिन उसके साथ हम पैसे की बात कर लेते हैं, तब वो हो गया अग्रीमेंट, तब वो हो गया अग्रीमेंट। और जब कोई अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाए, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबिलिटी, इन्फोर्सिएबिलिटी या इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एन अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ये दोनों चीज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे बेसिक चीजें ये होनी चाहिए। अब सुनिए ध्यान से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम किसी भी अग्रीमेंट के, अगर इन्फोर्सिएबिलिटी की बात करें, अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल कब होगा, अग्रीमेंट को इन्फोर्सिएबल करने के लिए कंडीशंस क्या चाहिए। तो अग्रीमेंट कंडीशंस फॉर इन्फोर्सिएबिलिटी, इन्फोर्सिएबिलिटी, इसमें सबसे पहला पार्ट आइएगा, अगर इसको आपको समझना है तो यहाँ जाएंगे हम लोग सेक्शन 10, वी विल सी इन सेक्शन 10। देखिए सेक्शन 10 बहुत साफ साफ कहता है, क्लियर करता है कि कब किस कंडीशन में कोई भी अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। सो व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन से अग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। तो आप अपने चाहे तो बेयर एक्ट में हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। तो सबसे पहला कंडीशन इन्होंने रख दिया, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। दूसरा, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्या हो गया, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, लॉफुल कंसीडरेशन। चौथा, लॉफुल ऑब्जेक्ट। पांचवा, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ये 5 कंडीशंस हो गए। तो ये 5 कंडीशंस अगर पूरी हो जाती है किसी भी अग्रीमेंट के साथ तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पर। तो सेक्शन 10 बेसिकली डील्स विद द कंडीशंस। अब कंडीशंस में कौन कौन से कंडीशन होते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या बताया मैंने आपको, फ्री कंसेंट। सो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। और अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज की बात करेंगे, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज की बात करेंगे तो ये अपने को जो मिलेगा वो सेक्शन 13 से लेकर के सेक्शन 21 सेक्शन के बीच में कवर होता है। उसके बाद नंबर 2, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट।
अगर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो सेक्शन 11 एंड 12, 11 एंड 12। तीसरा जिसमें हम लोग बात करते हैं लॉफुल कंसीडरेशन, सो लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल कंसीडरेशन की बात करेंगे तो सेक्शन 13। उसके बाद चौथा, दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो सेक्शन 23। अच्छा, कंसीडरेशन 23 ही होगा, सॉरी। उसके बाद पांचवा, नॉट एक्सप्रेसली, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void, डिक्लेयर्ड टू बी void। तो जो चीज void डिक्लेयर नहीं की गई है, दैट इज सेक्शन 24 टू सेक्शन 30। तो अगर मैं यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में डाल लीजिए कि कितने कंडीशंस की जरूरत है किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। सो अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 5 कंडीशंस की जरूरत होती है, और ये 5 कंडीशंस का जिक्र करेंगे तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 से लेकर के 30 तक। ये यहाँ से यहाँ तक के पूरे सेक्शंस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, इन्फोर्सेबल कर देते हैं। इसी रीजन की वजह से अक्सर एक सवाल पूछा जाता था कॉलेज में और अभी भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब बहुत क्रिस्टल क्लियर है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अग्रीमेंट होते हैं। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अग्रीमेंट होने के लिए, सॉरी, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट तो चाहिए ही चाहिए। अग्रीमेंट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट तो होगा ही होगा, बिना अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। इसका सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, एकदम कॉमन भाषा में, कॉमन भाषा अगर एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो अगर हमें घर में दही खाना है, अगर दही मुझे जमाना है, कर्ड, योगर्ट, तो पहले क्या चाहिए, बिना दूध के दही का मिलना मुश्किल है, तो पहले आपके पास क्या आएगा, मिल्क, तब उसके बाद क्या आएगा, कर्ड। तो पहले मिल्क चाहिए तो कर्ड। तो यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं कि हर एक दही में, यानी जो दही बनती है उसमें पहले मिल्क आता ही आता है, यानी हर एक दही का जो फॉर्मेशन है वो मिल्क से होता है। लेकिन वैसे वर्षा कर दें कि हर कर्ड दूध होता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कभी कभी दूध, कर्ड जो है दूध हो सकता है, असंभव है। तो यहाँ पर मिल्क से कर्ड बनाया जा सकता है, कर्ड से दूध थोड़े बनेगा, नहीं बन सकता है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर इस सब का अभी तक जो हम लोगों ने सेक्शन 10 तक का जो पार्ट डिस्कस किया, उसको अगर हम यहाँ पर और इसको समराइज्ड वे में लाने की कोशिश करें तो पूरा का पूरा कौन कौन सा पार्ट हो सकता है जो हम यहाँ पर कर सकते हैं कवर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 8 पॉइंट्स होंगे जो यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट निकल के आएगा। तो मैं आपको फाइनली दे देता हूँ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या आ सकते हैं। देखिए सबसे पहला ए क्या हो सकता है, एक तो ऑफर होगा प्लस एक्सेप्टेंस होगा। मैंने पहले बोला ऑफर बोले तो प्रपोजल, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है तब क्या बनेगा, प्रॉमिस। नाउ बी, इसमें क्या आएगा, इंटेंशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, लीगल ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पर आपको आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, आपको लीगल इंटेंशन रिलेशन बनाना है। तीसरा, इसमें कंसीडरेशन का पार्ट आना ही चाहिए। चौथी बात जो आती है दैट इज कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, यानी कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए।
उसके बाद पांचवा जो पार्ट बनता है वो हो गया फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट। छठा, सिक्स्थ जो पार्ट बनेगा दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट प्लस कंसीडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट प्लस कंसीडरेशन। सातवां, जी, must not be expressly declared to be void। declared to be void, उसको नहीं करना चाहिए। एंड एच, agreement must be capable of performance। सो अग्रीमेंट जो है वो परफॉर्मेंस के कैपेबल होना चाहिए। दैट इज द पार्ट। नाउ, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं इसमें, एक मैंने आपको बड़ा क्लियर कट एक इंटेंशन, एक पॉइंट दिया, इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट? मैंने पहले बोला कि कॉन्ट्रैक्ट के पहले अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट मैंने आपसे कहा कि दो तरह का हो सकता है। एक वो अग्रीमेंट जहां पर हमारा इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होगा, और एक दूसरा जहां पर हमारा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं होगा। तो हम जब लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की बात करते हैं या उसका इंटेंशन रखते हैं, तभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में क्या है, एक लॉ है, एक कानून है। तो हम यहाँ पर अगर कानूनी तौर पर हम रिलेशन बनाना चाहते हैं किसी के साथ, तो ही हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात जो होती है आती है, यानी इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो इंटरेस्टिंग और दो मजेदार केसेज आते हैं, वो मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूं। एक तो सबसे पहला, इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए दो केसेज आपको ध्यान में रखना है। केस नंबर वन, पहला केस, बनबारी लाल वर्सेज सुखदर्शन दयाल। सुख दर्शन दयाल, 1973 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये डिसाइडेड केस है। और एक दूसरा केस है कार्लिल, CARLIL, कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक, कार्बोलिक स्मोक बॉल। ये दो केसेस हैं। अब यहां पर बनवारी लाल वर्सेज सुखदर्शन दयाल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस एंड दिस इज एन इसेंशियल इन ऑर्डर टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशंस की बात हो रही है, यानी लीगल इंटेंशन होना चाहिए। दूसरा, कार्लिल कार्बोलिक वाला जो मामला है वो भी मैं आपको थोड़ा और शेयर कर देता हूँ। कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल के केस में कोर्ट ने ये कहा कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि दो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन था, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का इंटेंशन था। नाउ इसका जवाब बहुत सिंपल देते हैं इस केस में और कहते हैं इट इज नॉट व्हाट द पार्टीज हैड इन माइंड बट व्हाट ए रीजनेबल मैन वुड थिंक इन द सर्कमस्टांसेज इज टू बी इन्फर्ड। इन द सिंपल वे वी कैन से कि एक सामान्य बुद्धि का आदमी, एक रीजनेबल मैन क्या सोचता है उन परिस्थितियों में जहां पर वो किसी दूसरे पर्सन या दूसरे इंडिविजुअल के साथ डील कर रहा है। तो जहां पर वो दूसरे पर्सन के साथ डील करते हुए जो अपना रीजनेबल थिंकिंग अप्लाई करता है, रीजनेबल इन्फरेंस लगाता है, दैट इज द मेन इंटेंशन। वो बताता है कि उसका इंटेंशन था कि नहीं। इसमें इसमें कुछ और केसेस थे, जैसे बाल्फर वर्सेस वाल्फर।
VALFOUR, वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर। चलिए अब आगे बढ़ते, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, प्रपोजल और ऑफर क्या होता है। प्रपोजल और ऑफर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजल और ऑफर। प्रपोजल ऑफर किसको कहते हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफर, या इसको कहते हैं प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब होता है कि मैं कोई बात आपके सामने ले जाके रखता हूं, भाई मेरा ये प्रपोजल है, मैं ऐसा करना चाहता हूं। अब मैं आपको बताता हूं उस बात को, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तब वो बन जाता है प्रॉमिस। सो द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर, और द पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी, और उसके बीच में बनता है प्रॉमिस। तो आप इसको ऐसे समझिए, सेक्शन 2A जो कि डील करता है प्रपोजल को और ऑफर को, इसमें साफ साफ कहा है टू willingness to do or abstain, or to abstain from doing anything, willingness to do और abstain from doing anything। बस मोटा पॉइंट ये याद रखना है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं willingness to do, दूसरे का willingness, ठीक है, और to abstain from doing anything with a view to to obtaining the assent of that other। तो काम की बात इतनी ही है जो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर कहा जाएगा कि हाँ, जो एक्ट है या एब्सटिनेंस है वो हमारा क्या है, प्रपोजल है। तो याद रखिएगा कि प्रपोजल और ऑफर क्या होता है इन सिंपल वे में। अब यहाँ पर पॉइंट याद रखना है, जो पर्सन प्रपोजल देता है, द पर्सन हु मेक्स प्रपोजल, द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल, उसको हम कहते हैं प्रॉमिसर। क्लियर? और जिसको वो देता है या जो एक्सेप्ट कर लेता है वो है प्रोमिसी या ऑफररी। यहाँ पर इसको कहते हैं प्रॉमिसर। एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द प्रपोजल, उसको हम कहते हैं प्रॉमिसी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ, प्रपोजल के लिए क्या एसेंशियल कंडीशंस होना चाहिए, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रपोजल। प्रपोजल के लिए सबसे पहला होता है कि भाई प्रपोजल हम करेंगे किसको, दो लोग तो चाहिए ना, मैं बोलूंगा तो कोई सुनने वाला चाहिए। सो देयर मस्ट बी कम से कम टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। दूसरी बात, प्रपोजल का कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। तीसरी बात कि भाई मैं जब कोई प्रपोजल दे रहा हूं तो मेरा इंटेंशन होना चाहिए, मेरा व्यू होना चाहिए कि सामने वाले पार्टी उसको एसेंट दे दे, हाँ बोल दे। चौथी बात कि इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप का होना चाहिए। और पांचवी और आखिरी बात कि जो प्रपोजल होना चाहिए वो पक्का होना चाहिए, डेफिनेट और सर्टेन होना चाहिए। तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, एसेंशियल कंडीशंस फॉर प्रपोजल। कंडीशन नंबर 1, टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। नंबर बी, दूसरा, प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड, प्रपोजल कम्युनिकेटेड होना ही चाहिए। नंबर सी,
एसेंट होना चाहिए। प्रपोजल मस्ट बी मेड विथ ए व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। नंबर डी, intention to create legal relation, intention to create legal relations। और लास्ट, definite and certain, definite and certain। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रपोजल का कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल बोले ऑफर बोले प्रपोजल या ऑफर, इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, दैट इज सेक्शन 3। ओके, नाउ अब आते हैं कि जो ये ऑफर है या ये कहिए जो प्रपोजल है, ये कितने तरह का हो सकता है, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, वो हमें यहाँ पर थोड़ा समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑफर को हम लोग कम से कम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। सो ऑफर को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर जैसे हमारा जियो का ऑफर आता है भाई, सबके लिए एक ही ऑफर है। और दूसरा, स्पेसिफिक ऑफर। ठीक, तो एक जनरल ऑफर और एक जी स्पेशल स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर क्या है कि पूरे ग्रुप के लिए या सबके लिए एक ही तरह का ऑफर होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। स्पेसिफिक नहीं हो, स्पेसिफिक का मामला है जहां पर कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए वो या स्पेसिफिक ग्रुप के लिए वो ऑफर रहेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ऑफर इज फॉर स्पेसिफिक असरटेन्ड पर्सन। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है फॉर स्पेसिफिक असरटेन्ड, ASCERTAIND, असरटेन्ड पर्सन। जबकि ये जो जनरल है ये वर्ल्ड एट लार्ज के लोगों के लिए होता है। सो पीपल एट लार्ज या वर्ल्ड एट लार्ज, इन सब के लिए ये होता है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट, इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को याद रखना है बस ये कि जनरल ऑफर, जनरल ऑफर के मामले में कम्युनिकेशन या नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जनरल ऑफर से रिलेटेड एक केस है, यानी अक्सर पूछेगा कि ये केस किस तरह के ऑफर से रिलेटेड है या जनरल ऑफर से रिलेटेड केस का नाम बताएं। तो कार्लिल कार्बोलिक, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड, ये यहां पर आ गया। नाउ नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने पहले ही कहा कि ऑफर जो होता है वो डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ऑफर का एग्जांपल आपको देता हूँ। ऑफर में कहा कि सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। तो जैसे मैं किसी को कहता हूँ ऑफर में कि भाई मुझे, मैं बी को कहता हूँ कि मैं तुमको 100 लीटर तेल दूंगा, 100 लीटर से तेल ऑयल मैं बेचूंगा। अब ये 100 लीटर तेल जो हम बात करते हैं, ये किस चीज़ के तेल की बात करते हैं? मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं, सनफ्लावर की बात करते हैं, सोयाबीन तेल की बात करते हैं, किस तेल की बात करते हैं कि कोकोनट की बात करते हैं। इट इज़ नॉट क्लियर एट ऑल। मतलब जब आप कह रहे हो कि भाई मैं आपको 100 लीटर तेल दे दूंगा, तो क्लियर बोलना पड़ेगा कि आप मेरे को 100 लीटर कौन सा तेल देंगे।
जो ऑफर देने वाला है वो भी और जो एक्सेप्ट करना है वो, उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि वो क्या दे रहा है और मुझे क्या चाहिए। नेक्स्ट, इसके आगे इसी ऑफर का एक और पार्ट समझिए, इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। ये अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर का मतलब सिंपल ऐसे समझिए कि अगर आप किसी किताब की दुकान पर गए हैं और वहां पर आपको बुक की कैटेलॉग मिल गई, कैटेलॉग ऑफ बुक्स एट द बुक स्टोर, किताब की दुकान पर गए और आपको एक कैटेलॉग मिल गई जिससे आपको आइडिया लग गया कि इस किताब की दुकान में कौन कौन सी किताबें, बुक्स अवेलेबल हैं, ये आपको पता चल गया। आप अगर मार्ट में गए, जैसे रिलायंस मार्ट हो गया, पहले बिग बाजार था, डी मार्ट हो गया, तो वहां पर जो सामान रखा होता है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, जो सामान रखा होता है दैट इज डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल। आप याद कीजिए, कोई भी सामान वहां रखा रहेगा सेल के लिए रहेगा और उस पर प्राइस टैग लिखा रहेगा कि भाई 1 किलो अगर चावल भी लेना है तो 1 किलो चावल का रेट क्या है, 1 किलो नमक लेना है तो उसका रेट क्या है, 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल लेना है तो उसका रेट प्राइस क्या है, वो भी आपको लिखा रहेगा। तो ये अगर सामान आपको सिर्फ डिस्प्ले में लगा हुआ है, उसका आपको रेट पता है, आपको ये पता है कि वो सेल करने के लिए रखा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे इनविटेशन टू ऑफर। अब आगे बढ़िए, इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड कुछ केस हैं। एक इम्पॉर्टेंट केस है, मैकफियरसन वर्सेज अपन्ना, APPANNA, कहीं कहीं सिंगल ए भी मिलता है। मैकफियरसन वर्सेज अपन्ना, ये 1951 का केस है, घबराने की बात नहीं है। 1872 का कानून है तो 1951 का केस हो सकता है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही और कहा, मियर स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइस, केवल लोएस्ट प्राइस का स्टेटमेंट एट विच, जिस पर द ऑफरर वुड सेल डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला मैंने, एक लाइन में लिख ले सकते हैं, मियर स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइस at which the offerer would sell does not does not amount to कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि सिर्फ लोएस्ट प्राइस कोट कर देने से ऑफरर की तरफ से सेल नहीं होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनता है। अब एक और चीज समझिए, एक केस और मैं आपको शेयर कर रहा हूं, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, सिर्फ मैं बता दे रहा हूं, वर्सेज बूट्स कैश केमिकल केमिस्ट लिमिटेड। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम का इसे आइडिया लग गया होगा। इस केस में कोर्ट ने हिल्ड करके ये कहा कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन ए शॉप, गुड्स का डिस्प्ले इन ए शॉप विथ प्राइस टैग्स अटैच्ड इज नॉट एन ऑफर इवन इफ इट इज ए सेल्फ सर्विस शॉप। तो अगर प्राइस टैग लगा हुआ है, डिस्प्ले में रखा हुआ है, उसको हम इनविटेशन टू ऑफर कहेंगे, उसको हम ऑफर नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट, तो यानी कि केस लॉ जो है नोट कर लीजिए, एग्जाम में अगर पूछ दे ये केस किससे रिलेटेड है तो आप लिख सकते हैं फार्मास्यूटिकल, PHARA, फार्मा,
फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लैब सॉरी लिमिटेड। तो ये केस किससे रिलेटेड है? इनविटेशन टू ऑफर से। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें वो है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का क्या कॉन्सेप्ट आता है? क्रॉस ऑफर में कहता है कि जब दो पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर देती हैं टू ईच अदर इन इग्नोरेंस टू ईच अदर्स ऑफर। जब दो पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर देती हैं दोनों एक दूसरे को, मैंने कहा 100 रुपए, आपने भी कहा 100 रुपए, और दोनों को नहीं पता है कि क्या प्राइस हम ज्यादा बोल रहे हैं या कम बोल रहे हैं, देन इट इज क्रॉस ऑफर्स। अब ये क्रॉस ऑफर का कॉन्सेप्ट तो खैर समझ में आ गया। ये जो ऑफर होते हैं, सच काइंड ऑफ ऑफर डू नॉट फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट तो आता ही नहीं है, एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है, तो इसको हम कहीं भी किसी भी पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट इसको हम नहीं मानते। चलिए, तो इसमें एक मैं सिंपल आपको एक केस लॉ बता दूं, जो ये केस इससे रिलेटेड है क्रॉस ऑफर से। टिन TINN टिन वर्सेज हॉफमैन HOFFMAN हॉफमैन। This is the case law related with cross offer. Okay, now next and the last part. Standing or continuing offer. यहाँ लिख दीजिए standing or continuing offer. स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, इसमें कहते हैं कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी दूसरे पार्टी से करती है, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, टेंडर। मैं ये भी लिख देता हूं, टेंडर। ठीक है, कंटिन्यूइंग ऑफर या टेंडर। So when a tender is accepted, it is converted into standing offer. Basically, tender is not an offer, but an invitation to offer। तो होता नहीं, सरकार कहती है कि भाई हम टेंडर निकाल रहे हैं, एक सड़क बनवानी है, एक रोड बनवानी है, जिस रोड को बनाने का जो कॉस्ट लगेगा, मान लीजिए 10 करोड़ लगेगा। अब ये सरकार कहती है कि जो इससे कम में बना के देगा उसको हम ये टेंडर दे देंगे। अब ये जो सरकार ने निकाला कि भाई हमें इस रोड को बनाना है, उसके लिए टेंडर चाहिए, अब टेंडर निकाला, सॉरी टेंडर निकाला, तो ये क्या है? इनविटेशन, इनविटेशन टू ऑफर। और जब कोई आदमी या कोई कॉन्ट्रैक्टर आके उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो टेंडर इज एक्सेप्टेड, तो वो क्या बन गया? स्टैंडिंग ऑफर। देन इट इज स्टैंडिंग ऑफर। ओके, चलिए इसको यहां पर फिलहाल करते हैं स्टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसको मैं यहां से सेपरेट कर दे रहा हूं।